आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के कोट के साथ। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, सो लॉन्ग एज यू डोंट अचीव सोशल लिबर्टी वट एवर फ्रीडम इज प्रोवाइडेड द लॉ इज ऑफ नो अवेल टू यू। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है बहुत ही सिंपल कोट आपको लग रहा है, लेकिन सिंपल कोट का मतलब क्या है आप बताइए मुझे। देखो, इस सिंपल कोड का सिंपल मीनिंग है कि अगर हम लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दे दें, लीगल फ्रीडम दे दें, लेकिन जो इक्वालिटी और जो डिग्निटी है वो ना दे, तो इस फ्रीडम का कोई मीनिंग नहीं होगा। ये जो फ्रीडम होगी ये मीनिंगलेस फ्रीडम होगी। और यही हमारे बी आर अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम या फिर कह लीजिए जो लीगल फ्रीडम होती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता अगर हम सोशल फ्रीडम उसको प्रोवाइड ना करें। तो आई होप आप इस कोड का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो कोट है बहुत ही रिलीवेंट है मणिपुर इशू के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मणिपुर और पहले पहलगाम जो अभी अटैक हुआ था, टेररिस्ट वाला अटैक हुआ था, उससे बहुत पहले मणिपुर में बहुत इशू चल रहा था। जो हज़ारों लोग थे उन्होंने अपनी जानें खोई थी, बेघर हो गए थे लाखों लोग। लेकिन फिर भी जो है पहलगाम जैसा जो वहाँ पे सिनेरियो था, वो ऐसा एक्शन जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया। तो यही कुछ हमारा आज का मणिपुर इशू हमारा जो है टॉपिक में है। और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी हो गई या फिर आप कह लीजिए कि जो हमारा इंटरनल मैटर हो गया, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो खूब सारे फोटो पॉइंट्स है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे सी ए पी एफ के एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल एम के साथ। और हमारा एम क्या है? एम है सिंपल, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। और नॉलेज पूल बढ़ेगा कैसे? जब नई नई डायमेंशन जो है हम अपने नॉलेज में ऐड करेंगे। एक ही डायमेंशन को लेकर अगर घूमते रहे तो जो है हमारी नॉलेज कभी बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हमें अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और वही हम अपने डेली डिस्कशन से करते हैं। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर इस एडिटोरियल में, क्योंकि इस एडिटोरियल में कुछ पॉलिटिकल जो मैटर हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं, डायरेक्टली नेमिंग किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो अगर उन जो पॉलिटिकल मैटर हैं उनको हटा दिया जाए तो हमारे यूपीएससी के लिए यहाँ से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। तो उसी इशू को जो है हम जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है मणिपुर में एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 महीने से चल रहा है, ये लास्ट 2 ईयर से चल रहा है। 250 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें खो दी, हज़ारों जो लोग हैं वो घर से बेघर हो गए। लिविंग कंडीशन जो है वो इतनी पुअर हो चुकी है वहाँ पे, इकोनॉमी जो है एकदम जो है ठप हो चुकी है वहाँ पे मणिपुर के अंदर, इन दंगों की वजह से। ये जो इनस्टेबिलिटी मणिपुर में, इसकी वजह से। और जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग वहाँ पे जो घर से बेघर हो गए हैं वो टेम्परेरी कैंप्स में रह रहे हैं। इसके बावजूद भी, इतना सीरियस जो क्राइसिस है, इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की गई है, उन्होंने मणिपुर के इशू को टॉप प्रायोरिटी पे लिया ही नहीं। और यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने मणिपुर की जो है विजिट ही नहीं करी। लेकिन जब पहलगांव में अटैक हुआ तो उन्होंने क्या करा कि क्विक रिस्पांस में जो अपनी फॉरेन जो यात्रा पे थे वहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पे आ गए। तो ये कुछ बताता है कि जो मणिपुर है, या फिर कह लीजिए ये जो रीजन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इतना मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो, जब मणिपुर की बात आती है, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया को, क्योंकि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, तो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना कि ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल इशू से। जबकि इस एंगल से भी, इस पर्टिकुलर एंगल से भी देखना चाहिए। कश्मीर की तरह नहीं। जब मणिपुर में, आप सभी को पता है कश्मीर में तो हमारा पीयूके से जो है आतंकवाद आता है, लेकिन जब मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में जो अदर कंट्रीज हो गई, चाइना हो गई या पाकिस्तान हो गया, इनसे हमें थ्रेट जो है नहीं देखने को मिलता मणिपुर जैसे एरिया में या नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया के अंदर। पास्ट में थोड़ा कोशिश की गई थी पाकिस्तान और चाइना द्वारा कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको इनकलकेट किया जाए नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी के लिए, लेकिन उसको भी डिसमेंटल कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। अब लेकिन क्या हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो कुकी मिलिटेंट्स को, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं ये म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, 2024 के अंदर भी ऐसा किया गया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि म्यांमार से जो है ये कुकी जो लोग हैं वो एंटर कर रहे हैं। 900 से ज़्यादा जो है आम मिलिटेंट्स जो हैं वो इंडिया में एंटर कर चुके हैं, और वो इनस्टेबिलिटी फैलाएंगे हमारे मणिपुर में। लेकिन ऐसा कुछ जो है प्रमाणित नहीं हो पाया। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि अनवेरीफाइड जो है ये क्लेम था। अब इस अनवेरीफाइड क्लेम की वजह से हुआ क्या कि जो मैती विलेज वाले जो लोग थे, क्योंकि 2 प्रजाति रहती है हमारी वहाँ पे, जनजातीय प्रजा जो होती है, एसटीज जो हो गए, हमारी ट्राइब्स हो गई, एक मैती हो गई और एक हमारी कुकी हो गई, कुकी जूमी। हाँ, हमारे एरिया, ठीक है, ये जो एरिया बता रखा है ये, ठीक है। तो अब हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने बोला म्यांमार से जो है एंटर हो चुके हैं, तो हमारे जो मैतीस थे ये थोड़ा सा अलर्ट हो गए, और इन्होंने क्या करा, इसी चीज़ को
फियर की वजह से या फिर जो अटैक करा जोमी और कुकी जो एरिया था उनके ऊपर, इसको जस्टिफाई करा कि भाई हमारे यहाँ पे अटैक हो रहा था इसलिए हमने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है कि जो बिना किसी प्रमाण के जो बात कही जाती है उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी फैलती है वही हमें मणिपुर में देखने को मिलती है। ये जो इंसिडेंट 2024 में हुआ वो यही चीज़ थी, अनवेरीफाइड क्लेम था, लेकिन इस अनवेरीफाइड क्लेम की वजह से ही जो है मैतीस का जो एक्शन था, जो अटैक किया गया, उसको जस्टिफाई किया गया। अब देखो इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं अब दोनों ही कम्युनिटी के अंदर है, यहाँ पे मैती के अंदर भी हैं और दूसरी जो ट्राइब है ये कुकी हो ये इनके अंदर भी है, ठीक है। लेकिन जो मैतीस है वो वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, स्पेशली जो है प्लेन एरियाज़ के अंदर मैतीस वैली जिसे कहते हैं, वैली बेस्ड जो इंसर्जेंट ग्रुप है मैतीस वहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ग्रो कर चुके हैं। अब ये जो मैतीस हैं ये भी एक तरह से इंसर्जेंट ग्रुप का ही काम कर रहे हैं। अब ये लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कैसा जो है दोगला जो व्यवहार कर रही है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इन मैतीस ग्रुप को अलाउ कर रही है कि तुम भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। अब इसी की वजह से, लेकिन आप सोच के देखिए कि जो है दोनों ही सिटीज़न है, मैतीस और ये जो हमारा कुकी जोमी हमारे हैं ये भी तो सिटीज़न है। म्यांमार से तो सिर्फ अफवाह थी कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं म्यांमार वाले वो एंटर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हुआ नहीं। तो ये जब दोनों ही हमारे सिटीजन्स हैं तो क्यों एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको अलाउ किया जा रहा है कि तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, तो जो दूसरी ट्राइब है वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो करेगी, इसके अगेंस्ट जाएगी, और यही है वहाँ पे चीज़ हो रही है। इसकी वजह से जो है बफर जोन क्रिएट किया गया, ठीक है, कि दोनों जो मैतीज और कुकी जोन हमारा जो एरिया था दोनों के बीच में जो एरिया है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए बफर जोन जो है क्रिएट किया गया। लेकिन ये बफर जोन जो है ये भी इस वायलेंस को रोक नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जो मणिपुर है कितना लाइटली ले रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यहाँ पे दिख रहा है। कोई ठोस जो कदम है वो लेते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और यही हमारा एडिटोरियल बोल रहा है। ऑपरेशन चलाया गया 2004 के अंदर, ऑपरेशन ऑल क्लियर, ताकि जितने भी वैली के अंदर जो आर्म ग्रुप थे, जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, चाहे वो मैतीस के हो चाहे वो कुकीज़ के हो, उनको हटा दिया जाए। लेकिन मोरलेस ये क्या था, एक पॉलिटिकल मैसेज था। तो जो हमारा मणिपुर एरिया है या नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर रही है, उसी की वजह से जो है इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन जो दूसरे एरिया होंगे, कश्मीर एरिया हो गए, यहाँ पे बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन देखने को मिलता है और बहुत जल्दी वहाँ पे जो है पीस लेके आ जाते हैं। लेकिन हमारा मणिपुर एरिया वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब जो गवर्नमेंट है वो एक चीज़ और कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि 31,000 करोड़ रुपए जो है वो फेंसिंग के लिए यूज़ करेगी, ताकि जो म्यांमार वाला बॉर्डर है वहाँ पे फेंस प्रोवाइड करा सके। अब देखो म्यांमार के साथ हमारा जो है फ्री मूवमेंट रिजिम है, मतलब क्या कि आपको अगर म्यांमार जाना है तो कोई पासपोर्ट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बॉर्डर क्रॉस करो, 5-10 रुपये की पर्ची काटते हैं और वहाँ पे आप जो है म्यांमार में घूम सकते हो, ठीक है। अब ये जो फ्री मूवमेंट रिजिम है ये कैंसिल कर देगी, तो इसकी वजह से कुछ जो कम्युनिटीज़ है जैसे नागा और मीज़ोज़ हो गई नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गुस्से में। क्यों? क्योंकि इनके जो रिलेटिव्स हैं वो बॉर्डर पार भी रहते हैं। जैसे हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, तो कुछ यहाँ पे रहते हैं नागास, कुछ यहाँ पे रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी होगा किसी टॉपिक के अंदर कि जो नागालिम की जो डिमांड हो रही है वो म्यांमार के कुछ एरियाज़ को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये जो ट्राइब है ये दोनों बॉर्डर के आर पार रहती है। लेकिन जैसे ही फ्री मूवमेंट रिजिम जो है ख़त्म हो जाएगा, और क्या होता है फ्री मूवमेंट रिजिम ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या होता है। तो जैसे ही हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम जो है ख़त्म हो जाएगा तो इनके जो रिलेटिव्स है वो इनसे थोड़ा सा बिछड़ जाएंगे एक तरह से, इसीलिए जो कम्युनिटी है ये थोड़ा सा एंगर में है इस फ्री मूवमेंट रिजिम या कह लीजिए जो गवर्नमेंट का एक्शन है उसकी वजह से। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये सिक्योरिटी का मैटर नहीं है, ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, कि इसके अंदर भी जो है गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स छुपी हुई है। गवर्नमेंट जो है कोई कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट का कि जो है बॉर्डर की जो है सिक्योरिटी करना चाहती है या वो सब चीज़ें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर फेंसिंग कर देगी, और इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो है हमारी जो गवर्नमेंट है स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिया को स्पेशली जो हमारे साउथ ईस्टर्न रीजन है एशियन, उनके साथ कनेक्ट करना चाहती है। जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद फिर थाईलैंड हो गया, ये सारे रीजन। अब लेकिन अगर गवर्नमेंट इस फ्री मूवमेंट रीजन को ख़त्म कर देगी, फेंसिंग कर देगी, तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो तो हॉल्ट हो जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है, हमारा जो रिलेशन है वो भी हैम्पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोल रखा है ये सारी चीज़ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। अब वेपन्स वगैरह की बात करें तो अब इंसर्जेंट ग्रुप्स है, तो इंसर्जेंट ग्रुप्स ने जब ये वायलेंस हो रहा था और अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक चीज़ आई है उसी के लिए एडिटोरियल आया है। तो
अभी ये जो वायलेंस हो रहा है, इस वायलेंस के अंदर 6,000 वेपन और 5,000 जो राउंड्स हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो छीन लिए गए थे, चुरा लिए गए थे, ठीक है। लेकिन अभी तक इन 6,000 में से 4,000 जो वेपन है बस वही रिटर्न हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो है डेडलाइन भी दे दी कि भाई इनको रिटर्न करो, लेकिन कोई भी जो ग्रुप है, चाहे वो मैती हो गया, चाहे वो दूसरा कुकी वाला ग्रुप हो गया, कोई भी इसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है। मैती जो मिलिशिया है, मैती के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, आराम बाई तेंगोल, ठीक है, इन्होंने पब्लिकली मार्च करा। मार्च करने के बाद 246 जो इनके पास वेपन थे उसको सरेंडर कर दिया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो वेपन थे ये देसी वेपन थे और हमारी फौज के पास देसी वेपन होते नहीं, तो मतलब उन्होंने सरेंडर एक्चुअल में किए नहीं हैं। अभी भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो है। तो इस चीज़ को भी जो गवर्नमेंट है वो सीरियसली नहीं ले रही है। ना तो कोई अरेस्ट हुआ है, ना ही किसी को पनिश किया गया है, ना ही लोगों ने अपने जो वेपन है वो सरेंडर किए हैं। तो कितना लाइटली हमारी गवर्नमेंट ले रही है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, ये यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करें कश्मीर वाले हिस्से से, तो आपको कुछ और सिनेरियो देखने को मिलेगा। फाइनली फरवरी 13, 2025 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और अभी थोड़ी सी वहाँ पे शांति है। अब करना क्या है, देखो लुकिंग फॉरवर्ड यही है कि सिचुएशन जो है मणिपुर में धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगी, लेकिन ज़रूरत क्या है, सीरियस पॉलिटिकल टॉक की। देखो जो मैटर जो है बातचीत से सॉल्व हो सकता है, स्पेशली ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक है, वो जो है बंदूक के दम पे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही चीज़ यहाँ बता रखी है कि पॉलिटिकल टॉक की ज़रूरत है। दोनों कम्युनिटी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो आके मिलके बैठक करें और इस इशू को सॉल्व करें, क्योंकि इसकी वजह से जो जाने हैं, लाइफ है वो भी लॉस्ट हो रही है, और जो घर हैं वो भी, इकोनॉमी वो भी लॉस्ट हो रही है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें जो है एक्शन लेना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बता रही कि गवर्नमेंट को सब कम्युनिटी के साथ मिलके जो है ट्रस्ट दोबारा से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रस्ट के स्टेट चल नहीं पाते, बिना ट्रस्ट के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो चल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत है। रियल पीस वही चीज़ बता रखी है जो हमारे अंबेडकर जी ने बोला कि रियल पीस तभी आएगा जब हमें सोशल जस्टिस मिलेगा। सोशल जस्टिस कैसे, जब सबको इक्वल न्याय मिलेगा, जस्टिस, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंक्लूजन मिलेगा, तभी जो है रियल पीस आएगा। तो आई होप आपको ये जो एडिटोरियल था अच्छे से समझ आ गया होगा। स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है सीरियसनेस से जो है एक्ट नहीं कर रही है, उसी के लिए ये एडिटोरियल आया गया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो थोड़ा सा इसको समझने के बाद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखने का ट्राई करो। पेपर 2 का ये अच्छा टॉपिक है, और लिखने के बाद जो है अपना डिस्कशन ग्रुप में सेंड करो। डिस्कशन ग्रुप तक कैसे जाना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 2 लिंक दे रखे हैं। एक हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा जो है डिस्कशन ग्रुप का है, जहाँ पे जो है आप अपनी पीडीएफ भेज सकते हैं। लिखने के बाद बच्चे उसको इवेल्युएट भी करते हैं। चलते हैं आगे। राइट टू डिजिटल एक्सेस। देखो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, और अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी, और हमने एक बार डिस्कस भी करा था। अब यहाँ पे यही बता रखा है, आर्टिकल 21 जो है इंक्लूड करता है राइट टू डिजिटल एक्सेस की। जो डिजिटल, जैसे आप डिजिटली जो है ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे राइट टू डिजिटल एक्सेस के अंदर है, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाला, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। अब जो हमारी PWD है उनको कुछ लीगल सेफगार्ड भी दे रखे हैं अंडर RPWD एक्ट 2016, ठीक है। इसी का सेक्शन 42 है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एक्शन लेगी, ताकि ये जो हमारे PWD हैं, फिजिकली जो चैलेंज हमारे जो लोग हैं, उनको डिजिटल और मीडिया कंटेंट जो है एक्सेसिबल करा सके, चाहे वो कैप्शन के रूप में हो गया, चाहे वो साइन लैंग्वेज के रूप में हो गया। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब मैटर इसलिए आया था क्योंकि KYC का इशू था, और KYC जो होता है आपको पता होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर जो है KYC का प्रोविज़न है। तो KYC जो बैंक में करवाते हैं इस एक्ट के अंदर करवाते हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया था। अब जब KYC हो रहा है, और KYC के अंदर पता है आपको थंब लगाओ कहीं, जो आपके जो है आधार बायोमेट्रिक ये होगा वो होगा, तो जो हमारे फिजिकली जो हैंडीकैप्स हैं उनका जो है प्रॉपर बायोमेट्रिक हो नहीं पा रहा था, ठीक है। उसी के लिए फिर चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कराने की, और ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, आर्टिकल 21। तो एक्सेसिबिलिटी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 38। इसको थोड़ा सा याद रखना। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 38। और डिजिटल एक्सक्लूजन अगर हो जाता है तो ये हमारा इंटरनेशनल जो लॉ है, हमारा जो UNCRPD और हमारा इंडियन जो लॉ है, इन दोनों को ही वियोलेट करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमारे आर्टिकल 21 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर समझ आ गया है तो ये जो हमारा टॉपिक है
क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा IAEA। ये क्या चीज़ है? हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो एजेंसी है बेसिकली, अभी पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा है उसके अंदर उसके जो न्यूक्लियर एर्सेनल थे वहाँ पे थोड़ा अटैक हो गया है, तो रिसाव हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का। तो IAEA ने वहाँ पे जाके थोड़ा सा पता करा तो पता चला झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो IAEA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश हुआ था 1957 के अंदर। हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है UN के अंदर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इसका। मोर और लेस जो प्रोविज़न है वो यही कि पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो मेन चीज़ है वो क्या? रोल ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन। जो हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसको कॉम्प्लाइंस कराने का काम करता है कौन? IAEA, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा सा याद रखना, यही सारी चीज़ें थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको ट्राई करना अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक लेबर, ये पार्टिसिपेशन, ये जो रेट होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये आया है। हमारी मिनिस्ट्री कौन सी निकालती है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालती है हर साल। अब ये जो आया है इसके अंदर यही बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 5.1% है, और जिसमें से मेल जो है वो ज़्यादा जो है बेरोज़गार है 5.2%, और फीमेल जो है वो 5% है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार देख लेना, काम आ जाती है कभी कभी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ट्राई करना इसको भी अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारे कल वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, हमने जुडिशरी से रिलेटेड कुछ देखा था, तो पहला क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। जस्टिस जो हमारे गवाही हैं 52वें जो ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बुद्धिस्ट हैं, ये सही है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1950, रिप्लेसिंग, ठीक है। बी भी हमारा ठीक है, ठीक है। सी देख लेते हैं, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124, सी भी सही है। तो हमारा इन दोनों में से एक होगा। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, तो कलकत्ता क्या है? डी हमारा गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 2, बी हमारा आंसर है, ठीक है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द पेयर ऑफ इंडियन स्टेट इज फॉर्मेशन करेक्टली मैच? गोवा 1987, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, और हमारा उत्तराखंड 2000, ठीक है। तो ए हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल मैंने बोला था इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, और समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और यही था आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, और कल से सुबह सुबह हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। टेक केयर।